तो AS26 की रिवीजन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिवीजन वीडियो में पहले बोलूं, जो भी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ। क्या क्या तुमको पैसे थोड़ी लगते सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और हाँ, अगर तुम्हारे पास मेरी कलरफुल कॉन्सेप्ट नोट्स नहीं है तो तुम ऑर्डर कर सकते मेरी कलरफुल कॉन्सेप्ट बुक्स 9860059520 पे। दो बुक है, एक क्वेश्चन बैंक और कॉन्सेप्ट बुक प्लस एमसीक्यू बुक। तुम ये नंबर पे टेक्स्ट करके बुक ऑर्डर कर सकते हो, बुक तुम्हारे घर तक आ जाएगी, ठीक है। तो जिस किसी को भी चाहिए ये नंबर पे कांटेक्ट करो। तो आ जाओ, AS26 का रिवीजन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, AS10 और AS26 हमेशा लिंक में रहेगा, इसलिए AS10 पढ़ने के बाद AS26 पढ़ना इजीली समझ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी चीजें AS10 और AS26 की सेम है। बोलो जमरा क्या पक्का बोलो रे, यस। अच्छा, AS26 किसकी अकाउंटिंग बता था? इंटेंजिबल एसेट की। अच्छा, स्कोप ऑफ AS26 मैंने आज तक तुमको स्कोप में क्या बताया? अगर कोई और एस में कवर्ड है तो वो ये एस में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि AS26 इज अ जनरल एस फॉर व्हाट? इंटेंजिबल एसेट। बोलो जमरा पक्का, यस। तो देखो इसके क्या क्या एक्सेप्शन है, मतलब क्या क्या स्कोप में नहीं आएगा। सबसे पहला था टर्मिनेशन बेनिफिट, मैंने तुमको क्या बताया था? AS15 में कवर्ड होगा, तो वो AS में आएगा क्या? नहीं। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट, ऑब्वियसली मेरे इंटेंजिबल एसेट्स रहेंगे क्या? नहीं। किसी से पैसे आना बाकी है, वो कोई इंटेंजिबल एसेट थोड़ी ना है। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। दूसरा क्या? इंश्योरेंस इंटरप्राइज जो इंटेंजिबल एसेट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज कर रही है, वो आएंगे क्या? नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मिनरल राइट। अच्छा, मिनरल राइट जैसा एक और AS10 में भी देखे थे, क्या देखे थे? वेस्टिंग एसेट। AS10 में भी देखे थे, वेस्टिंग एसेट एक्सक्लूड किया था। यहाँ पे भी AS26 से क्या एक्सक्लूड किया? मिनरल राइट। अच्छा, और क्या क्या एक्सक्लूड होंगे देखना। मेरे लिए अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट बना के बेचना मेरा बिजनेस ये, तो मेरा कहाँ पे कवर्ड होगा? AS2 इन्वेंट्री में। या फिर डेफर्ड टैक्स एसेट है तो वो कहाँ पे कवर्ड होंगे? AS22। अच्छा, गुडविल अमालगमेशन या कंसोलिडेशन पे आया तो अमालगमेशन वाला AS14 में और कंसोलिडेशन वाला AS21 में। या फिर लीजेस के अंदर अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है तो कहाँ पे कवर होगा? AS19 में। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अच्छा, ये सब चीजों पे भी AS26 लगेगा। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, ट्रेनिंग एंड स्टार्टअप कॉस्ट, आगे जाके अपन पढ़ेंगे इन सबको क्या कर देते, एक्सपेंडिचर कंसिडर करते। क्यों एक्सपेंडिचर कंसिडर करते? क्योंकि इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ये इसमें कवर्ड है, राइट्स ये इसमें कवर्ड है, और फाइनेंस लीज का इनिशियल रिकॉग्निशन इंटेंजिबल एसेट के अंडर लीज का इनिशियल रिकॉग्निशन कहाँ पे? AS19। लेकिन सबसेकेंड रिकॉग्निशन कहाँ पे पढ़ेंगे? AS26। डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट याद किया ना? इंटेंजिबल एसेट इज अ आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड इन यूज फॉर प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रेंटल टू अदर और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। ये सब चीजें अपन ने डिटेल में पढ़े थे। विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस में क्या इंटेंजिबल एसेट विद फिजिकल सब्सटेंस भी रह सकता क्या? यस। विद फिजिकल सब्सटेंस है तो मैं क्या चेक करूंगा? फिजिकल सब्सटेंस की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर फिजिकल सब्सटेंस की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है तो इट इज अ टेंजिबल एसेट। लेकिन फिजिकल सब्सटेंस की कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है तो कौन सा एसेट हो जाएगा? इंटेंजिबल एसेट। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अगर इंटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट इनसेपरेबल है तो वो केस में क्या देखूंगा? प्रीडोमिनेंट नेचर किसका है। अगर प्रीडोमिनेंट नेचर इंटेंजिबल का है तो इंटेंजिबल, प्रीडोमिनेंट नेचर टेंजिबल का है तो टेंजिबल। कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का डोमिनेंस है क्या? नहीं। किसका डोमिनेंट है? कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर इज अ टेंजिबल एसेट। बोलो जमरा क्या पक्का, यही पढ़े थे क्या? देखो यहाँ पे, यस। विद फिजिकल सब्सटेंस सिग्निफिकेंट है तो नॉट टेंजिबल एसेट, फिजिकल सब्सटेंस की कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है तो इंटेंजिबल एसेट, और दोनों इनसेपरेबल है तो प्रीडोमिनेंट नेचर को, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट किसका है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है फिक्स एसेट और सॉफ्टवेयर का। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। गुडविल को मैं हमेशा क्या बोलूंगा? इंटेंजिबल इन नेचर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, AS26 की डेफिनेशन मेट नहीं हुई, लेकिन अगर AS26 में कवर्ड है क्या? इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन मेट नहीं हुई लेकिन कहाँ पे कवर्ड है? AS26 में कवर्ड है, तो उसको क्या रिकॉग्नाइज कर दूंगा? एक्सपेंस। क्या करूंगा? एक्सपेंस। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन एक और बोलो। इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट हेल्ड इन यूज फॉर प्रोडक्शन, सप्लाई गुड सर्विस। अच्छा, विदाउट एनी फिजिकल सप्लाई, हेल्ड इन यूज फॉर प्रोडक्शन, जो भी था। आइडेंटिफाइबल कंडीशन थी क्या? यस। तो आइडेंटिफाइबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आइडेंटिफाइबल मतलब क्या? इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइबल रहना, यानी क्या रहना? एक तरीके से मैं उसको रेंट पे दे सकना, सेल कर सकना, एक्सचेंज कर सकना, डिस्ट्रीब्यूट कर सकना।
बरोबर है क्या? यस, मैं आइडेंटिफाइबल कब बोलूंगा? जब एसेट को सेपरेबल कर सकता ये सारी कंडीशंस के साथ। लेकिन मेरे को बताओ, सेपरेटेबिलिटी इन आइडेंटिफाइबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन है क्या? नहीं, आइडेंटिफाइबिलिटी इज अ ब्रॉडर टर्म। एंटरप्राइज चाहे तो अपनी मर्जी के हिसाब से कोई अदर वे में आइडेंटिफाई कर सकता है क्या इंटेंजिबल एसेट को? यस, लेकिन सेपरेबल है तो क्या कंपलसरी में आइडेंटिफाइबल बोलूंगा क्या? यस, सेपरेबल, क्योंकि एक तरीके से कंपोनेंट है, लेकिन नेसेसरी कंडीशन है क्या? नहीं। अच्छा, गुडविल को आइडेंटिफाइबल नहीं रहा तो भी क्या बोलूंगा मैं? इनटैंजिबल एसेट बोलूंगा। बोलो जमरा क्या बक्का? यस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जो भी इंटेंजिबल एसेट है मेरा, उसमें क्या रहना चाहिए? कंट्रोल रहना चाहिए। कंट्रोल रहना मतलब क्या? मेरे को उससे क्या मिलना? कुछ तो भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अच्छा, वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ मेरे को ही मिलना, और कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर। उसके बाद जो भी मेरा इंटेंजिबल एसेट है, क्या वो लीगली एनफोर्सेबल होना जरूरी है क्या? नहीं, लीगली एनफोर्सेबल होना जरूरी नहीं है। खाली उसके बेनिफिट किसको मिलना? मेरे को। लीगल एनफोर्सेबिलिटी इज नॉट नेसेसरी। बोलो, लेबर पे मेरा कंट्रोल रहता क्या? लेबर को कितनी भी ट्रेनिंग दूं, लेबर पे मेरा कंट्रोल रहेगा क्या? नहीं। या मेरे बिजनेस के कस्टमर है, जो लॉयल कस्टमर जिनको मैं बोलता हूं, उनके ऊपर मेरा कंट्रोल रहेगा क्या? नहीं, कभी भी छोड़ के जा सकते, कभी भी कैन नॉट बी कंट्रोल। इसलिए एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, कस्टमर लॉयलिटी पे या लेबर के ऊपर के खर्चे को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उनको इंटेंजिबल एसेट बोलूंगा क्या? नहीं। आइटम्स डू नॉट क्वालिफाई इंटेंजिबल एसेट। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज का मतलब क्या है? इंटेंजिबल एसेट से मेरे को बेनिफिट मिलना रेवेन्यू के फॉर्म में, या फिर कुछ कॉस्ट सेविंग होना, या कोई अदर बेनिफिट मिलना चाहिए इंटेंजिबल एसेट, तभी मैं क्या बोलूंगा? मेरे को इससे क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। अच्छा, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ये स्टैंड में पढ़े थे, वही सेम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया यहाँ पे भी है। क्या है बोलो? इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द इंटेंजिबल एसेट। वहां पे एसेट बोल रहे थे, यहाँ पे बोलते टाइम क्या बोलना? intangible asset will flow to the enterprise। वापिस से एक बार, it is probable that future economic benefit associated with the intangible asset will flow to the enterprise and क्या है? cost can be measured reliably। बोलो जमरा क्या बक्का? यस। अच्छा, इनिशियल रिकॉग्निशन इंटेंजिबल एसेट का किस पे करेंगे? कॉस्ट पे। किस पे करेंगे? कॉस्ट पे। अच्छा, एक तो दो चीज, एक तो इंटेंजिबल एसेट में एक्वायर कर सकता, बोलो बरोबर है क्या? यस, सेपरेटली एक्वायर कर सकता, या तो फिर क्या कर सकता? सेल्फ जनरेट करूंगा। या तो मैं इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करूंगा, या क्या तो सेल्फ जनरेट करूंगा, मतलब खुद बनाऊंगा। सबसे पहले कंडीशन देखेंगे, सेपरेट एक्विजिशन मतलब क्या? इंटेंजिबल एसेट को मैंने एक्वायर किया, वो केस में कॉस्ट क्या आएगी? AS10 की कॉस्ट याद करना। AS10 के कॉस्ट के चार्ट में सिर्फ डी कमीशनिंग रिस्टोरेशन आएगा क्या? नहीं, बाकी सारी आ जाएंगे। परचेस प्राइस आ गया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर आ गए। अच्छा, इसमें से इन्होंने परचेस प्राइस को यही एक्सप्लेन कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट रिबेट लेस इंपोर्ट ड्यूटीज नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड। अगर सिंपल बात बताओ तो पूरा AS10 का कॉस्ट का चार्ट याद रखना, खाली क्या है नहीं आएगा उसमें? डीकमिशनिंग रिस्टोरेशन की लायबिलिटीज नहीं आएंगे। अच्छा, अगर मेरा अमालगमेशन में मेरा इंटेंजिबल एसेट एक्वायर हुआ, तो मेरे को बताओ, गुडविल मैं कौन से अमालगमेशन में रिकॉर्ड करता हूँ? अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस। मैंने तुमको बताया दो तरह के अमालगमेशन रहते हैं, एक तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस। परचेस में हर बार क्या आता? गुडविल आता है, और इंटेंजिबल एसेट्स में मैं रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा, अमालगमेशन के अंडर इंटेंजिबल एसेट में किस पे रिकॉर्ड करूंगा? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा। किस पे रिकॉर्ड करूंगा? फेयर वैल्यू। लेकिन अगर फेयर वैल्यू डिटरमाइनेबल नहीं है, तो वो केस में क्या करूं? मैं गुडविल में ही उसको इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि गुडविल मेरा क्या आता है अमालगमेशन में? बैलेंसिंग फिगर। मैं गुडविल क्या लेता अमालगमेशन में? बैलेंसिंग फिगर। तो अगर इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट सर्टेन नहीं है, तो मैं क्या ले लूंगा गुडविल को? बैलेंसिंग फिगर ले लूंगा। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा, फेयर वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइन करूंगा? हर जगह फेयर वैल्यू सुने थे, यहाँ पे एक्सप्लेन किया फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करना। सबसे पहले क्या चेक करो? जो भी एसेट है उसका एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करता क्या? एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करता तो सबसे पहले किसको पूछो? मार्केट को पूछो। मार्केट को पूछो मतलब कोटेड मार्केट प्राइस। अगर मार्केट नहीं बता रहा तो तुम कितने में खरीदना चाहोगे? करंट बिड प्राइस, और लास्ट क्या? अगर दोनों भी नहीं है तो प्राइस ऑफ मोस्ट रिसेंटली सिमिलर ट्रांजैक्शन। अगर मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता तो सीधा सीधा एंटरप्राइज ने कितने पे किए, वो इंटेंजिबल एसेट की क्या हो जाएगी? फेयर वैल्यू। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू एक्वायर किया, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया, तो किस पे रिकॉग्नाइज करूंगा? या तो नॉमिनल वैल्यू या फिर एक्विजिशन कॉस्ट एज अप्रोप्रिएट। अच्छा, डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे?
AS12 में, बोलो जमरा के पक्का। यस, एक्सचेंज ऑफ एसेट के कौन से वाले प्रिंसिपल लगाना, सेम एज AS10। AS10 में क्या लगाए थे, दो चीजें थी, कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है, अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो तीन प्रायोरिटी थी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, और थर्ड क्या है, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं था तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। उसमें एडलेस वाले रूल थे क्या, यस, वो पूरे एज इट इज कॉपी पेस्ट कहाँ पे लगेंगे, इनटैंजिबल एसेट में। अच्छा, उसके बाद मैंने तुमको बोला इंटेंजिबल एसेट या तो मैं क्या कर सकता, एक्वायर कर सकता या इंटरनली जनरेट कर सकता, खुद बना सकता। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, कभी भी रिकॉग्नाइज करेंगे क्या, नहीं। क्या है, देखो, इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज, बोलो जमरा क्या पक्का, क्योंकि बिकॉज वो आइडेंटिफाइबल और कंट्रोल की कंडीशन में नहीं होता, या फिर उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकता इन रीजन की वजह से। मैं कभी भी इंटरनली जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड करूंगा क्या, नहीं। लेकिन क्या इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करूंगा क्या, यस, पक्का। गुडविल को अपन ने अलग कर दिया, गुडविल कभी भी रिकॉर्ड करेंगे क्या, इंटरनली जनरेटेड, नहीं। एक्वायर्ड गुडविल रिकॉर्ड करूंगा क्या, यस, एक्वायर्ड गुडविल रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है, तो क्या देखना है मेरे को, कब मैं इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट को कंसीडर करूंगा, रिकॉग्नाइज ओनली इफ सेटिस्फाइड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, बोलो जमरा का पक्का, यस। अच्छा, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट में एक फेज रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैंने इसको दो फेजेस में बांट दिया, एक तो रिसर्च फेज और दूसरा डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज के पूरे खर्चे क्या कर दूंगा, एक्सपेंस आउट। रिसर्च फेज के पूरे खर्चे कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, एक्सपेंस आउट। दिमाग लगाने का है क्या, नहीं। लेकिन डेवलपमेंट फेज के खर्चे पूरे के पूरे क्या करूंगा, कैपिटलाइज करूंगा। लेकिन कहां तक कैपिटलाइज करूंगा, ओनली अप टू रिकवरेबल अमाउंट, मतलब जितने मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाले उतना ही रिकॉर्ड करूंगा। सपोज मेरा 70 करोड़ का खर्चा हुआ, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट 60 करोड़ है, तो कितना रिकैपिटलाइज करूंगा, 60 करोड़, बोलो जमरा क्या पक्का। आगे देखेंगे अपन, अगर ये मैंने ऑलरेडी 70 रिकॉर्ड करा था और अभी रिकवरेबल 60 है, तो 10 का अपन क्या बुक करते थे, इम्पेयरमेंट लॉसेस। अच्छा, डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया कब बोलूंगा, जब टेक्निकल फिजिबिलिटी आ गई, व्हेन टेक्निकल फिजिबिलिटी इज डिटरमाइंड आफ्टर दैट डेवलपमेंट फेज स्टार्ट। लेकिन जब तक टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं आती तब तक मैं कौन सा फेज बोलूंगा, रिसर्च फेज, बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अगर मैं रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, तो वो केस में पूरा का पूरा क्या कंसिडर करूंगा, रिसर्च फेज कंसिडर करूंगा और एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लूंगा। मतलब कहां पे ट्रांसफर करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोलो जमरा क्या पक्का, यस। रिसर्च फेज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया, रिसर्च फेज मतलब क्या, जहाँ पे मैं ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन करूंगा, ऑब्टेन करूंगा क्या, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश टेक्निकल फिजिबिलिटी, बोलो जमरा क्या पक्का, यस। देखो, कोई भी इंटेंजिबल बनाएंगे, एसेट बनाएंगे क्या अपन रिसर्च फेज में, नहीं, पूरे के पूरे क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, एक्सपेंस बोल के। यहाँ पे एग्जांपल दिया, ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, रिसर्च एक्सपेंस, अल्टरनेटिव फॉर मटेरियल या फॉर्मुलेशन डिजाइन, ये सब किसके फेजेस है, रिसर्च के, बोलो जमरा क्या पक्का, यस। डेवलपमेंट फेज कब स्टार्ट होगा, once technical feasibility is determined. Development phase starts after technical feasibility has been established. Development phase is application of research finding. एक बार रिसर्च कर लिया मैं, फिर डेवलपमेंट फेज में मेरा प्रोडक्ट डेवलप करूंगा, बोलो जमरा क्या पक्का, yes. Intangible asset arising from the development phase should be only recognized if following condition are satisfied. सबसे पहले क्या होनी चाहिए, टेक्निकल फिजिबिलिटी एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है क्या, यस। उसके बाद सेकंड क्या, इंटेंशन टू कंप्लीट। मैंने इंटेंजिबल एसेट बना लिया लेकिन कंप्लीट करने का इंटेंशन नहीं है, तो चलेगा क्या, नहीं, मेरा कंप्लीट करने का इंटेंशन होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एबिलिटी टू यूज, जो इंटेंजिबल एसेट बनाया मैंने क्या कर सकना, यूज कर सकना, या उससे मेरे को क्या मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। उसके बाद जो मेरे को कंप्लीट करना है डेवलपमेंट फेज, उसके लिए रिसोर्सेस अवेलेबल है या नहीं है, या जो मेजर है एक्सपेंडिचर मेजर कर सकता, तो ही मैं रिकॉर्ड क्या करूंगा, इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करूंगा। क्योंकि एक तरह से रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में भी सेकंड पॉइंट क्या था, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, बोलो जमरा क्या पक्का, यस। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, सिंपल बात बताओ, डिजाइन टेस्टिंग, डिजाइन टेस्टिंग, डिजाइन टेस्टिंग, सारे क्या है, ये सब क्या रहेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट फेज के एग्जांपल्स है, बोलो जमरा क्या पक्का, यस। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ, जनरेटेड ब्रांड्स या फिर कस्टमर लिस्ट या फिर कोई पब्लिशिंग टाइटल है, जैसे कि किंगफिशर, या फिर मैंने कोई कस्टमर लिस्ट बनाई, या मैंने कोई ब्रांड बनाया, जैसे ब्रिलियंट कॉमर्स एकेडमी क्या हो गया, एक ब्रांड हो गया। अब हम ये ब्रांड नेम बेच सकते क्या जाके, यस। नांदेड़ में सिर्फ कोई BCA ब्रांड नेम लगा है, एकदम वाही वाह वाही वाह, उसकी एकेडमी ऐसे चलती, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ब्रांड क्रिएट होगा, तो अब क्या BCA ये ब्रांड को अपना इंटेंजिबल एसेट बोल सकता क्या, नहीं। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि एक तो इंटरनली जनरेटेड, और ये केस में मैं डिस्टिंग्विश कर सकता क्या, कौन से मेरे
रिसर्च फेज के, कौन सा डेवलपमेंट फेज, क्या कोई भी तरीके से बोल सकता है क्या कि ये मेरे लिए इंटेंजिबल एसेट रहेंगे खर्चे? नहीं, क्योंकि एक तरीके से क्या है, इंटरनली जनरेटेड है। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा, डेवलपमेंट फेज में अगर कॉस्ट एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट, जितनी डेवलपमेंट फेज में कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहा हूँ किससे ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है, तो मैं क्या बुक करूंगा, इम्पेयरमेंट लॉस रिटर्न ऑफ करूंगा। एक्सेस वैल्यू क्या क्या रिटर्न ऑफ करूंगा, इम्पेयरमेंट लॉस। क्या रेफर करेंगे, AS 28। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, फटाफट क्विकली गो थ्रू कर लो, याद भी रहा तो चलेगा। मटेरियल कॉस्ट आएगी क्या, यस, बोरिंग कॉस्ट, सैलरी, वेजेस, ओवरहेड विच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। इसमें जनरल ओवरहेड आएंगे क्या, नहीं, खाली कौन से ओवरहेड जो नेसेसरी है किसके लिए, इंटेंजिबल एसेट के लिए। क्या क्या स्टाफ ट्रेनिंग कंसीडर करूंगा क्या, नहीं, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकता। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं कंसीडर करूंगा। और क्या है, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। बोलो जमरा क्या होगा, यस। नेक्स्ट क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ एन एक्सपेंस। मैं एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करूंगा, देखो क्या है, फॉलोइंग केसेस दिया हुआ है, यहाँ तो मेरा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ, या फिर अगर कोई इंटेंजिबल एसेट कहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहा, अमालगमेशन में, तो ये दोनों को छोड़ के जहाँ पे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा या अमालगमेशन नहीं था, दोनों भी केस छोड़ दिए, तो मैं क्या करूंगा, इंटेंजिबल एसेट को एक्सपेंस आउट कर दूंगा। या सिंपल बात बताओ, जहाँ पे भी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्या कर दूं, एक्सपेंस कर दो। क्या कर दो, एक्सपेंस। ठीक है, एग्जांपल दिया है, स्टार्टअप एक्टिविटी कॉस्ट एक्सपेंस, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, ये AS10 में भी देखे थे क्या, यस, ट्रेनिंग एक्टिविटी, एडवर्टाइजमेंट, रीलोकेटिंग, रीऑर्गेनाइजिंग, ये सब क्या AS10 में भी एक्सक्लूड किए थे क्या, यस, यानी AS10 की भी एक्सक्लूजन लिस्ट याद कर रखे तो चलेगा। यहाँ पे एक एडिशनल क्या गया, रिसर्च एक्सपेंस। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अच्छा एक बात बताओ, एक बार मैंने उसको एक्सपेंस ट्रीट कर दिया तो क्या मैं फ्यूचर में बोल सकता क्या मेरे लिए एसेट है, नहीं। वंस एक्सपेंस मतलब भूल जाने ना, स्वाहा हो गया, वही खत्म कर देना। पास्ट एक्सपेंस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, लेकिन पास्ट में मैंने एडवांस पेमेंट दिया तो अब उसका एसेट बोल सकता क्या, यस, ठीक है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर देखो, फ्यूचर डेट पे एक्सपेंडिचर किया। AS10 में अपन ने क्या पढ़े थे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के रिलेटेड, कि अगर मेरी क्या बढ़ा रहा, लाइफ या फिर एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा था, मैं क्या कर देता था, कैपिटलाइज कर देता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है, मेरा क्या बढ़ना चाहिए, इंक्रीज क्या होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकता। और अगर मेरा एग्जिस्टिंग से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ गया तो मैं इंटेंजिबल एसेट की सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को क्या करूंगा, कैपिटलाइज। लेकिन अगर सपोज ये कंडीशंस मेट नहीं हुए तो क्या कर दूंगा, रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस। अगर कंडीशंस आर नॉट मेट, एक्सपेंस बोल के ट्रीट कर दो। अच्छा, ब्रांड मास्टर्ड कस्टमर लिस्ट का इनिशियल एक्सपेंडिचर अपन ने रिकॉर्ड किया था क्या, इंटेंजिबल एसेट बोल के, नहीं। तो जब इसका इनिशियली नहीं किया तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को भी क्या ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस ही ट्रीट करूंगा। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सब्सिक्वेंट टू द इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा, वापस से कैरिड एंड कॉस्ट मॉडल। कौन सा मॉडल लगाएंगे, कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल सेम वहां पे जैसे पढ़े थे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, यहाँ पे क्या आएगा, डिप्रीशिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन, क्योंकि डिप्रीसिएशन की बहन कौन है, अमोर्टाइजेशन। तो इंटेंजिबल एसेट पे डिप्रीशिएशन लगता क्या, नहीं, इंटेंजिबल एसेट पे क्या लगता, अमोर्टाइजेशन। लेकिन दोनों सिमिलर ही है क्या, यस। और क्या लेस करूंगा, इम्पेयरमेंट लॉसेस। अब अमोर्टाइजेशन पे आ जाओ, एक बात बताओ, डिप्रिसिएशन अपन कब से कमेंस करते थे, पुट टू यूज या अवेलेबल फॉर यूज, अवेलेबल फॉर यूज। तो अमोर्टाइजेशन भी कब से कमेंस करूंगा, व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। अच्छा, क्या डिप्रिसिएशन में भी यूजफुल लाइफ लगती थी क्या, यस। अमोर्टाइजेशन में भी क्या लगेगी, यूजफुल लाइफ। अब AS26 बोलता, AS26 का प्रिज्यूम्ड है कि यूजफुल लाइफ कितनी रहेगी, 10 ईयर। AS10 क्या बोलता, इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी रहेंगी, 10 साल। लेकिन एंटरप्राइज चाहे तो क्या 10 साल से ज्यादा या 10 साल से कम ले सकते क्या, यस, लेकिन वो जस्टिफाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जस्टिफाइड। अच्छा, यूजफुल लाइफ किसके बेसिस पे रहना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जब तक मिलने वाले तब तक के लिए मैं यूजफुल लाइफ कंसिडर कर सकता क्या, यस। लेकिन यूजफुल लाइफ क्या रहनी चाहिए, 10 साल। ये किसका प्रिजम्पशन है, AS26। लेकिन क्या मैं कुछ अलग चाहूं तो ले सकता क्या, यस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, तुमको जस्टिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग यूजफुल लाइफ काम के नहीं है, ठीक है, फटाफट स्किप कर सकते हैं, एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाओ, अमोर्टाइजेशन मेथड। एक बात बताओ, डिप्रीशिएशन मेथड कौन सी थी, SLM WDV यूनिट बेस, सेम यहाँ पे भी मेथड है। अच्छा, वहां पे मेथड अपन कौन से बेसिस पे सेलेक्ट करते थे, एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन के बेसिस पे क्या सेलेक्ट करूंगा, मेथड सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, मेथड फिर चेंज कब होगी,
जब एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन चेंज हो गया। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा, इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलो या चेंज इन अकाउंटिंग मेथड? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्योंकि मेरा पैटर्न ऑफ कंजम्पशन चेंज होना मतलब क्या? एस्टिमेट चेंज हुआ, एस्टिमेट चेंज हुआ, उसके बेसिस पे मेथड चेंज हुई, इसलिए इसको क्या बोलूंगा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसका कैसा इफेक्ट दूंगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कौन सा एस लगता है इसमें? AS5। क्या बात है। रेसिडियल वैल्यू का अज्यूम्ड क्या रहेगा AS26 में? 0। यानी दो बातें अज्यूम करें, एक तो यूजफुल लाइफ 10 साल और रेसिडियल वैल्यू 0। लेकिन क्या एंटरप्राइज चाहे तो कुछ और ले सकता क्या? यस। जहां पे एंटरप्राइज को कमिटमेंट है थर्ड पार्टी का कि एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ हम तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट ले लेंगे, या फिर इंटेंजिबल एसेट का क्या एग्जिस्ट करता? एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करता, तो वो केस में क्या मैं वो रेसिडियल वैल्यू ले सकता क्या? यस। सिंपल बात बताऊं, क्वेश्चन में रेसिडुअल वैल्यू या यूजफुल लाइफ बोला इंटेंजिबल एसेट की तो वो ले लेना। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो 0 and 10 years। बोलो जमरा पक्का? यस। ठीक है। अच्छा, अमोर्टाइजेशन पीरियड एंड मेथड कब रिव्यू करना चाहिए? बोलो डेप्रिसिएशन मेथड कब रिव्यू करते थे? एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे भी एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर रिव्यू करेंगे। एनी चेंज को क्या बोलूंगा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। किसके हिसाब से अकाउंट करूंगा? AS5 के हिसाब से। और इसका कैसा इफेक्ट देंगे? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अगर कभी भी मेरी रिकवरेबल अमाउंट कम है कॉस्ट से, कॉस्ट ज्यादा है, तो वो केस में मैं क्या बुक करूंगा? इम्पेयरमेंट लॉस। बरोबर है क्या? लेकिन ये AS26 में क्या लिखा हुआ है? इंटेंजिबल एसेट शुड बी चेक फॉर द इम्पेयरमेंट लॉस इवन इफ देयर इज नो इंडिकेशन। कोई कोई केस में इंडिकेशन नहीं है तो भी मैं हर बार इम्पेयरमेंट लॉस चेक करता रहूंगा। सबसे पहली चीज का, जहाँ पे इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट फेज में था, मतलब कैपिटलाइज कर रहे थे क्या? यस। लेकिन अवेलेबल फॉर यूज को नहीं आया, नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, वो केस में क्या चेक करूंगा हर बार? इम्पेयरमेंट लॉस। और दूसरा क्या है? जहाँ पे भी मैंने यूजफुल लाइफ 10 ईयर से ज्यादा लिया, किससे ज्यादा लिया? 10 ईयर, तो हर बार क्या चेक करूंगा? इम्पेयरमेंट लॉसेस चेक करूंगा। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। और एट लास्ट क्या था? रिटायरमेंट या डी रिकॉग्निशन डिस्पोजल कब करूंगा? वो इंटेंजिबल एसेट को कब डी रिकॉग्नाइज कर दूं? या तो डिस्पोज हो गया या से तो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट खत्म हो गए। अच्छा, डी रिकॉग्निशन के टाइम पे कुछ गेन या लॉस हो सकता है क्या? यस। जो भी गेन या लॉस हुआ किसको ट्रांसफर कर दो? P&L। अच्छा, क्या क्या डिस्क्लोज करूंगा? नेम, नेचर, कॉस्ट और क्या है? अमोर्टाइजेशन, बुक वैल्यू। क्या क्या है? नेम, नेचर, कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन, बुक वैल्यू। ये डिस्क्लोजर की समरी है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, अगर AS10 प्रिज्यूम किया था यूएस, AS26 प्रिज्यूम क्या किया था? यूजफुल लाइफ 10 ईयर। लेकिन अगर 10 साल से ज्यादा यूजफुल लाइफ लिया तो यहाँ पे क्या है? वहां पे बोला हुआ था ना जस्टिफाइड होना चाहिए, तो वो जो जस्टिफिकेशन था, रीजन था, वो भी तुमको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज। इफ लाइफ इज टेकन मोर देन 10 ईयर गिव द रीजन फॉर हायर लाइफ इन नोट्स टू अकाउंट। मतलब क्या करना पड़ेगा मेरे को? डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। बोलो जमरा क्या पक्का? क्वेश्चन बैंक पे आओ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो, ये वाला था देखो, इनटेंजिबल एसेट के ऊपर मैंने कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया? 20 लाख। तो 20 लाख कैपिटलाइज करना चाहिए था क्या? यस। अच्छा, इसकी यूजफुल लाइफ कितना था? 10 ईयर। तो क्या 10 ईयर में अमोर्टाइज करना चाहिए था क्या? यस। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? कंपनी हैज नॉट अमोर्टाइज एसेट टिल द 31 मार्च 20 एक्सेट। बोलो गलत किया क्या? यस। क्या अमोर्टाइजेशन होना चाहिए क्या? यस। तब इसमें कितने साल का अमोर्टाइजेशन होगा? देखो कब लिया था एसेट? X1, तो कितने साल का होगा? X1, X2, X2, X3, X3, X4, X4, XY, XY, X6, X6, X7, ये 6 पहले के साल हो गए। और करंट ईयर का क्या है? X7 और X8, यानी टोटल कितने साल का अमोर्टाइजेशन होगा? 7 साल। लेकिन मैंने तुमको बताया, अगर पिछले कोई भी साल का मैं अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन या पिछले साल का कोई भी एक्सपेंस आज की डेट में करता तो मैं उसको क्या कंसिडर करता? प्रायर पीरियड आइटम। क्या कंसिडर करता? प्रायर पीरियड आइटम। और वो केस में क्या डायरेक्ट डेबिट करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। अब एक बात बताओ, 20 लाख की यूजफुल लाइफ कितनी थी? 20 लाख की यूजफुल लाइफ थी 10 ईयर, यानी ईच ईयर का अमोर्टाइजेशन कितना आ गया? 2 लाख। यानी 6 साल का 2 लाख कितना आएगा? 12 लाख। और आखिरी के 1 साल का कितना आ जाएगा? 2 लाख। यानी एसेट में से टोटल कम कितने हो गए? 14 लाख का अमोर्टाइजेशन होगा। बोलो जमरा क्या? यस। जिसमें से 12 लाख प्रायर पीरियड आइटम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ, अमोर्टाइजेशन डेबिट हुआ 2 लाख, टू नो हाउ कितना हो गया? 14 लाख। अच्छा, नो हाउ की अभी कैरिंग वैल्यू कितनी होगी फिर? 6 लाख। 14 लाख अमोर्टाइज हो गए क्या? यस। यानी कितनी कैरिंग वैल्यू बची? 6 लाख रुपए। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन था 45 लाख पब्लिसिटी रिसर्च एक्सपेंस की है। बोलो क्या होंगे? बोलो, इनटेंजिबल एसेट बनाओ या P&L को डाल दो? P&L डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा? P&L। नेक्स्ट क्वेश्चन में था एडवर्टाइजमेंट के खर्चे। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे क्या करूँ? P&L को डालू या एक्सपेंस इंटेंजिबल एसेट बनाओ?
पी एंड एल, तो ये केस में कंपनी ने पी एंड एल को ही डाला था, करेक्ट किया था क्या कंपनी ने? यस, कंपनी वॉज करेक्ट, कंपनी इज करेक्ट, पी एंड एल को ही ट्रांसफर होने चाहिए थे। मैंने तुमको बोला क्वेश्चन 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक है। पेटेंट की कॉस्ट कितनी थी? 80 लाख। यूजफुल लाइफ कितनी थी? 5 साल। कंपनी ने डिसाइड किया अमोर्टाइजेशन कितना करेंगे? 10 लाख पर एनम अमोर्टाइज करते रहेंगे। कितना? 10 लाख पर एनम। 2 साल तक कंपनी ने 10 लाख पर एनम से क्या किया? अमोर्टाइज किया। 10 लाख इन फर्स्ट ईयर, मतलब कितना अमोर्टाइज हो गया? 20 लाख अमोर्टाइज हो गया। बचे कितने? 60 लाख बचे। क्या बोलो कितने बचे? 60 लाख। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, इनके यूजफुल लाइफ क्या हो गई? चेंज हो गई। क्या हो गई? आफ्टर 2 ईयर इट वाज फाउंडेड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंटिन्यू में 5 ईयर, यानी 5 साल से और बढ़ गई क्या? यस, पक्का जमरा क्या बोलो रे? यानी टोटालिटी में कितनी हो गई? 7 साल। अच्छा, यूजफुल लाइफ चेंज हुई, प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दूंगा, बोलो जमरा क्या पक्का? यहाँ पे क्या बोला हुआ था? नेट कैश फ्लो फ्रॉम द इस प्रोडक्ट वाज एक्सपेक्टेड 36 46 44 40 34। ये एक तरीके से एक्सपेक्टेड कंजम्पशन है क्या? यस, मेरे इससे इतने रेवेन्यू जनरेट होंगे और मेरे को ये रेशो में क्या करना है? अमोर्टाइज करना है। क्या करना है? अमोर्टाइज। तो पहले 2 साल का अमोर्टाइजेशन फिक्स है क्या? यस, पहले 2 साल का अमोर्टाइजेशन कितना है? 10 लाख और 10 लाख। अब उसके बाद बचे कितने थे? 60 लाख। अच्छा, इन सब के टोटल करेंगे 36 46 44 40 और 34, तो टोटल कितना आ जाएगा? 200 लाख। तो अब मेरे को बोलो, मेरे को 200 लाख का टोटल बेनिफिट होने वाला है, तो मल्टी 60 लाख डिवाइड बाय 200 लाख इंटू फर्स्ट ईयर कितना था? 36 लाख। तो फर्स्ट ईयर का अमोर्टाइजेशन कितना आ गया? 10,80,000। फर्स्ट ईयर मतलब 5 साल चेंज होने का, वो वाला फर्स्ट ईयर है, थर्ड ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का कैसे निकालूंगा? 60/200 इंटू 46। उसके बाद कैसे? 60/200 इंटू 44, 60/200 इंटू 40 एंड 60/200 इंटू 34। तो क्या मेरी अमोर्टाइजेशन के अमाउंट्स आ जाएंगे? क्या बोलो रे? यस, क्या आ जाएंगे मेरे? अमोर्टाइजेशन के अमाउंट। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने अमोर्टाइजेशन रेशियो निकाला, ऐसे ही निकाला है, ठीक है। कैसे? देखो 36/200, 46/200, 44/200। बोलो जमरा क्या पक्का? अच्छा, फर्स्ट 2 ईयर का रेशियो कैसे निकाला फिर? 10/80 और 10/80 करके इन्होंने फर्स्ट 2 ईयर का रेशियो निकाला। ये रेशियो नहीं भी निकाले तो मेरे हिसाब से चलेगा। मेजोरिटी क्या है, मेरे को क्या बताना था क्वेश्चन में? अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। क्या बताना है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? अमोर्टाइजेशन कॉस्ट, मतलब ये वाली अमाउंट जरूरी है। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन था। मेरे को लगेगा अगर AS 26 से पूछा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता, ठीक है। चलो, 20 लाख रिसर्च के खर्चे किए। क्या रिसर्च के खर्चे कैपिटलाइज होने चाहिए क्या? बोलो, डायरेक्टली क्या करूंगा? एक्सपेंस आउट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एक्सपेंस आउट कर दूंगा, ठीक है। चलो, ये वाले केस में मेरे को टोटल कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, एक बात बताओ, अलग अलग फेजेस है। फेज complete after completion of phase 2 it was established the product is technically feasible। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी फेज 2 के बाद हुई, तो यानी फेज 1 फेज 2 के खर्चे लूंगा क्या? नहीं। अब फेज 3 कोडिंग को कॉस्ट लूंगा क्या? बोलो कोडिंग कॉस्ट। यस। टेस्टिंग कॉस्ट लूंगा क्या? यस। प्रोडक्ट मास्टर, अब ये प्रोडक्ट मास्टर फॉर ट्रेनिंग मटेरियल, मतलब ट्रेनिंग वाली कॉस्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट मास्टर बनाने की कॉस्ट है, तो ये भी लूंगा क्या? यस। अच्छा, पैकिंग प्रोडक्ट कॉस्ट लूंगा क्या? नहीं। पैकिंग के खर्चे अपन लेते थे क्या कहीं पे भी? नहीं। पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कभी भी नहीं लेते थे, यानी 63 18 एंड 19 500, यानी टोटल कितना हो जाएगा? बोलो 1,05,000। पैकिंग के खर्चे कहा जाएंगे? P&L। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। यहाँ पे अपन ने AS 26 विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक के साथ कवर कर लिया। बोलो जमरा क्या पक्का? यस, ठीक है। तो अगर तुमको अच्छी लगी ये वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि सबका भला हो सके, क्योंकि कर भला तो हो भला, ठीक है। चलो, यहीं पे अपन एंड करते हैं AS 26 का रिवीजन।